आज हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी के बारे में बच्चों में इसके असर, कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की जिंदगी पे इसका असर बहुत गहरा होता है। हाँ, बिल्कुल। ये डिसऑर्डर, जैसे कि आर्टिकल में बताया गया है, बच्चों के दिमाग के विकास को प्रभावित करता है और इनका में फोकस सोशल इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन और रेपिटेटिव बिहेवियर पर होता है। यप, सही पकड़े हो। मतलब बच्चे अक्सर दूसरों से इंटरैक्ट करने में परेशान होते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेले होते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि उनका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका सब कुछ हाँ, अलग ये बात होता है। समझना जरूरी है। एक बात आर्टिकल में बताया गया है कि एएसडी का प्रिवेलेंस अलग अलग कंट्रीज में कितना है। जैसे भारत में 1 in 100 और सीडीसी के हिसाब से 1 in 54। ये फिगर्स कितनी अलार्मिंग हैं। हाँ, ये फिगर्स काफ़ी सोचने लगी कर देती हैं। और ग्लोबली 1 in 160 बच्चों में एएसडी पाया गया है। यह नंबर बताता है कि कितनी फैमिलीज को इस चैलेंज का सामना करना पड़ रहा बिल्कुल है। सही कह रहे हो। अब बात करते हैं कॉजेज की। आर्टिकल के हिसाब से एक तो जेनेटिक फैक्टर है, जैसे कुछ जीन्स होते हैं या जेनेटिक म्यूटेशंस। ये एक तरह से उनके ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। हाँ, जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पर क्या एनवायरनमेंट का रोल भी सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस, वायरल इन्फेक्शंस या एयर पोल्यूटेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है डिसऑर्डर ट्रिगर करने में। या बिल्कुल। लेकिन आई रिमेम्बर आर्टिकल में एक स्पेसिफिक कंट्रोवर्सी भी मेंशन हुई रिगार्डिंग वैक्सीन्स। कैसे बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल क्लियरली बताता है कि कोई भी रिलायबल स्टडी ने ऑटिज्म और चाइल्डहुड वैक्सीन्स के बीच कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं किया। वैक्सीन्स को अवॉइड करना तो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो बच्चों को सीरियस डिजीजेस से बचाते हैं। सही बात है। अब रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं। बच्चों की सेक्स, अगर बच्चा लड़का है तो एएसडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लगभग 4 गुना। सही, ये स्टैटिस्टिक काफी आई ओपनिंग है। और फैमिली हिस्ट्री भी एक फैक्टर है ना? अगर एक बच्चा एएसडी से अफेक्टेड है तो दूसरे बच्चे के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। फैमिली हिस्ट्री और दूसरे डिसऑर्डर्स जैसे फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक्सेट्रा भी इंक्लूड किए गए हैं रिस्क फैक्टर्स में। हाँ, जो और मेडिकल कंडीशंस साथ में होती हैं उन्हें भी नोट करना जरूरी है। अब सिम्टम्स की बात करें तो आर्टिकल कहता है कि कुछ बच्चे छोटे उम्र में ही साइंस दिखाते हैं, जैसे रिड्यूस्ड आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्ड न करना या इंडिफरेंट बिहेवियर। यप, ये अर्ली डिटेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ बच्चे नॉर्मल डेवलप करते हैं पहले, फिर सडनली लगता है कुछ गड़बड़ है बिटवीन 24 महीने के आसपास। ये रिग्रेशन स्टेजेस बहुत पिक्यूलियर हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हर बच्चा अपने तरीके से अफेक्टेड होता है। लो फंक्शनिंग, हाई फंक्शनिंग, सब अलग तरीके के चैलेंजेस दिखाते हैं, लाइक डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स में। बिल्कुल, हर केस यूनिक होता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं चाइल्ड के बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को। साथ ही स्ट्रक्चर टेस्ट भी देते हैं। DSM-5 के क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड किया जाता है और कभी कभी जेनेटिक टेस्टिंग भी। यस, ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बहुत जरूरी है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि डायग्नोसिस प्रोसेस कभी कभी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि सिम्टम्स वेरी करते हैं। बिल्कुल, ये कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ता है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करें। क्या ट्रीटमेंट से क्यूर होता है? नहीं, क्यूर नहीं होता, पर अर्ली इंटरवेंशन से बच्चे के फंक्शनिंग लेवल को इम्प्रूव किया जा सकता है। बिहेवियर थेरेपी, कम्युनिकेशन थेरेपी, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और फैमिली थेरेपीज सब काम आते हैं। एग्जैक्टली, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत फायदेमंद है। और ये थेरेपीज इंडिविजुअली टेलर्ड होती हैं, जैसे एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्लान बनाना फॉर ईच बच्चा। हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पर्सनल ट्रेनिंग सर्विसेज होते हैं, बस यहाँ ब्रेन ट्रेनिंग हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा चैलेंज करनी पड़ती है। कुछ लोग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, जो रिसर्च से सपोर्ट नहीं होते। सही कहा तुमने। आर्टिकल क्लियरली बताता है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स जैसे चेलेशन थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, IVIs इन्फ्यूजन्स एक्सेट्रा, इनका कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है हाँ, ये और पॉइंट ये मैं भी कभी हाईलाइट कभी करता हूँ। डेंजरस हो सकते हैं। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। पेरेंट्स को सपोर्ट देना,
लेकिन साथ ही साइंटिफिक एविडेंस पर फोकस रखना। बिल्कुल, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। वैसे आर्टिकल में कोपिंग स्ट्रेटजीज और सपोर्ट भी मेंशन है, क्या वो इफेक्टिव होते हैं? हाँ, डेफिनेटली। पेरेंट्स के लिए एक सपोर्टिव नेटवर्क क्रिएट करना, प्रोफेशनल्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखना और स्ट्रेस मैनेजमेंट सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस, रेगुलर काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स अवेल ये करने जरूर एक चाहिए। लाइफलाइन सबके लिए हो सकता है। एब ट्रांजिशन के इश्यूज जैसे एडोलेसेंस में कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को मेंटेन करना, उस पर भी आर्टिकल ने लाइट डाली। यस, ये स्टेज सबसे चैलेंजिंग होता है। एक बात जो मुझे पर्सनली लगती है वो है कि सोसाइटी में अवेयरनेस कितनी कम है। बिल्कुल, ये एक मेजर टेक अवे है। पेरेंट्स और सोसाइटी दोनों को एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू इस डिसऑर्डर को समझना होगा। हाँ, बिना अवेयरनेस के इंटरवेंशन लेट हो जाता है। और ये अवेयरनेस कैंपेन्स से ही सोसाइटी में स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन कम किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। मैं एक पॉइंट रिस्पेक्टफुली चैलेंज करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि डायग्नोसिस प्रोसेस ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है और अननेसेसरी डिले होती है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? देखो, डायग्नोसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है क्योंकि हर बच्चा यूनिक बिहेवियर शो करता है, बट स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल्स और टाइमली इंटरवेंशंस इससे मिनिमाइज कर सकते हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट इसमें की रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। हर केस को देखा जाता है इंडिविजुअल बेसिस पर और एक्सपर्ट्स की टीम मिलजुल कर वर्क करती है जिससे अर्ली डिटेक्शन को इम्प्रूव किया जा ये सके। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ही बेस्ट है। ओवरऑल ये आर्टिकल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को समझने में काफी मददगार है, कॉजेज से लेकर ट्रीटमेंट और सपोर्ट स्ट्रेटजीज तक। हाँ, और साथ ही ये हमें याद दिलाता है कि पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कितने महत्वपूर्ण हैं और सोसाइटी को भी मिलकर इस पर काम करना होगा। बिल्कुल, ये कंबाइंड एफर्ट्स ही इस चैलेंज से निपटने का बेस्ट तरीका है। जी हाँ, तो आज के डिस्कशन का मेन मैसेज यही है कि अवेयरनेस, अर्ली इंटरवेंशन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से हम ASD अफेक्टेड बच्चों को बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं। एग्जैक्टली, ये यूनाइटेड अप्रोच ही सही रास्ता है।